चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली पर्पस तो हमारा फिजिक्स पढ़ना है, बट फिजिक्स में सबसे पहली बात फिजिक्स की नहीं होती है। फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, और पूरा मैथ्स हम एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं बेटा मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स मतलब हमारा यहाँ पर्पस वो वाला मैथ्स पढ़ना है जो फिजिक्स में यूज होता है। नाउ द थिंग इज समबडी कैन आस्क कि हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, मैथ्स हमने छोड़ दिया था, मेडिकल रखा था क्योंकि मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, तो अभी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। यस, देयर इज नो डिनाई, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट उतना मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा जितना हमें फिजिक्स में चाहिए। मैं आपको एक स्टेटमेंट से ना मैथ्स का पर्पस बता देता हूँ कि फिजिक्स में हम मैथ्स पढ़ते क्यों हैं, एक स्टेटमेंट से। और वो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा सो दैट आपको कभी भूले नहीं। बेसिकली मैथमेटिक्स is the language of physics. फिजिक्स में जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। सो फिजिक्स में हमारा जो कम्युनिकेशन होगा, मेजर पार्ट उस कम्युनिकेशन का मैथमेटिक्स पे बेस्ड होता है। इसलिए सबसे पहले फिजिक्स में मैथ्स पढ़ना है। इनफैक्ट हम फुल फ्लेज मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम उतना पढ़ेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन हो जाए। इट इज जस्ट लाइक यू गो टू सम कंट्री जहां इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। जैसे आप रशिया चले जाते हैं, दे पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश नीदर हिंदी। सो व्हाट वी डू, यहाँ से भी इंडिया से भी जो स्टूडेंट्स जाते हैं ना रशिया में कोई कोर्स करने, कोई स्टडीज के लिए, सो उनके उन स्टडीज का आपको पता होना चाहिए पहला साल जो है वो लैंग्वेज सीखना होता है। ठीक है, दैट रशियन लैंग्वेज। या कोई चाइना जाता है स्टडी करने, पहले साल चाइनीज सीखते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव टू कम्युनिकेट, और कई लोग तो फिर उधर ही सेटल हो जाते हैं, सो दैट बिकम्स यूजफुल आल्सो। एक तो कोर्स भी हो गया, नई लैंग्वेज भी आ गई, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर उनको वहीं सेटल होना है तो दैट बिकम्स कंफर्टेबल। इन द सिमिलर वे आप में से कई लोग फिजिक्स में सेटल हो जाएंगे, they'll like choose physics as their career option. Maybe they'll do engineering और कुछ साइंटिफिक लैब ज्वाइन करेंगे या कोई इसरो वाले लैब ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका मेडिकल साइंस भी अगर होगा ना, अगर आप डॉक्टर भी बन जाते हो, इवन देन अगर आपके पास मैथ्स होगा तो आपकी एक रीजनिंग अच्छी हो जाती है, राइट? सो द पर्पस इज टू स्टडी दैट मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। हम बेटा सारे का सारा मैथ्स नहीं पढ़ने वाले, दैट इज नॉट अवर पर्पस। फिर फिजिक्स होता ही नहीं, फिर तो मैथ्स ही रखते हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। हमें फिजिक्स में कौन कौन सा मैथ्स चाहिए? सबसे पहले हम आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रा पढ़ेंगे थोड़ा सा, जितना फिजिक्स में यूजफुल है, और उसके बाद ज्योमेट्री का भी थोड़े से कॉन्सेप्ट लेंगे। ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेटा ये तो वो मैथ्स है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा आइडिया है सबको, अलजेब्रा भी सबने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री भी सबने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ जो मेन मैथमेटिक्स पढ़ना है वो है कैलकुलस। और कैलकुलस आपके लिए बिल्कुल एक नई ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसमें से जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करेंगे वो तो कैलकुलस 12th में भी पढ़ते हैं, बट मेडिकल वालों को कैलकुलस 11 में ही पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट 11 में सबको ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हमारी फिजिक्स में ये कैलकुलस बहुत यूजफुल है। कैलकुलस में हम मेनली बात करेंगे दो ऑपरेशंस की, वो है डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। ठीक है, अभी नहीं पता चलेगा ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है। आप में से हो सकता है कि बच्चों ने 10th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा हो, ज्यादातर ने नहीं देखा होता, वैसे कोर्स में नहीं है 10th के आपके, बट हम इसको 11 में स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नॉट इन ए डे, मे बी हम पूरा ये वाला जो वीक है ये हम ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे ही लगाते हैं, और एक बार हमारी सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगी मैथ्स में, देन देयर विल बी नो लुकिंग बैक। कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे या कोई एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस समझ नहीं आएगा। वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो बेस नहीं बना होता है। इट इज जस्ट लाइक आपने एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनानी है और आपने फाउंडेशन रखी ही नहीं, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, बट दैट बिल्डिंग कैन कोलैप्स एनी टाइम। सो ये जो है ना, ये हमारी फाउंडेशन है बेटा। ठीक है, आपको फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस तो पता है कि जो हम घर बनाते हैं और उसमें जो फाउंडेशन होती है, उस फाउंडेशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसी फाउंडेशन के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं हम लोग कि हमने कितने फ्लोर बनाने हैं ऊपर। अब नीचे फाउंडेशन वीक है और ऊपर फ्लोर चढ़ाते जाए, पढ़ते जाए, फिजिक्स, नीट, जेई सब नीचे से खोखला है काम सारा। सो दैट इज जस्ट लाइक ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ठीक है, सो हम कुछ दिन डेडिकेट करेंगे मैथमेटिक्स को, बिकॉज वी आर नॉट इन ए रश, वी आर नॉट इन ए हरी कि सिलेबस खत्म करो और आगे भागो। आगे पता नहीं कोई वेट कर रहा है हमारा कि सिलेबस खत्म करके जो आएगा पहले वो ही जाएगा आगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अगर किसी के दिमाग में जल्दी सिलेबस करने वाला कॉन्सेप्ट है तो मेरी क्लास छोड़ देना। हम टाइम पे खत्म करेंगे, लेकिन हम पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे और कहीं पे कोई किसी लेवल का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हम डीपीपी असाइनमेंट, आपको होमवर्क भी देना शुरू कर देंगे आज से ही, मैथमेटिक्स वाला। ठीक है, सिंसियरली करना है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्या पढ़ने वाले मैथ्स में? मैथ्स में बेटा सबसे पहले आज जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिंस मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, आपको बता दिया, पर्पस तो पता चल ही गया कि ये हमारा फाउंडेशन है। सबसे पहले हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। सी, फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम वही मैथ्स पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में चाहिए, वही मैथ्स पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूजफुल है। ठीक है, हम पूरी की पूरी लैंग्वेज सीख के क्या करेंगे? हम उतनी सीखेंगे ना जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें। बेटा सबसे पहले आज हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना है, बट ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात होती है आप सबको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री में बात होती है एंगल की। ये जो एंगल है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया वैसे, इट इज ए क्वेश्चन फॉर देम। ये एंगल एक्चुअली किस चीज को मेजर करता है, या एंगल किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? एंगल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? एंगल इज ए मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, एंगल किस चीज की किस चीज को मेजर करने के काम आएगा? डायरेक्शन में जो चेंज हो गई उसको। बिकॉज फिजिक्स में बेटा बहुत बार हम बात करेंगे ऐसी क्वांटिटीज की जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है, जिनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? मास, लेंथ, टाइम थोड़ी डायरेक्शन होती है। सो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम? डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, या कौन सी मैथमेटिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। वी यूज एंगल। ठीक है, देखिए एंगल को कैसे डिफाइन करना है, मैथमेटिकली कैसे एंगल को डिफाइन करना है। सपोज किसी सेंटर से मैंने ये दो रेडियस बना लिए, ठीक है, और मैं यहां एक ये आर्क बना लेता हूं। आर्क आपको पता है बेटा सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। सो अगर मैं यहां एक आर्क बना दूं, पॉइंट्स को नाम भी दे दूंगा, ये आर्क बना दी मैंने। आर्क किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये होती है बेटा लेंथ ए बी, जो है इसको बोलते हैं आर्क
अगर मैंने ये सेंटर एज्यूम किया है तो इसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम, ये भी आर है, ये भी आर, और ये जो डायरेक्शन में चेंज हुई, कौन सी चेंज दिख रही है आपको, ओ ए से ओ बी, इसी चेंज को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल, और यहां लिखा जाता है एंगल थीटा। एंगल को जनरली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एंगल को हमेशा थीटा ही लिखें। हम कभी अल्फा लिखेंगे, कभी फाई लिखेंगे, वी यूज डिफरेंट लेटर्स, बट ज्यादातर हम थीटा यूज करते हैं। बेटा एंगल के डिफरेंट यूनिट्स हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। डिस्टेंस को कभी हम मीटर में, कभी सेंटीमीटर में, कभी फुट में, कभी किलोमीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही एंगल के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन फिजिक्स में जो एसआई यूनिट यूज होगा एंगल का, द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज, एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है। एंड एंगल का एक और यूनिट है तो बहुत सारे और, लेकिन एक और जो हम कॉमनली यूज करते हैं, आपने पढ़ा है बेटा, वो है डिग्री। ठीक है, इट इज ए कॉमन यूनिट, कॉमनली हम यही यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड यूनिट क्या है एंगल का, डिग्री। ऐसे यूनिट एंगल है बेटा, फिजिक्स में हमारा ना एक कंपल्शन होता है कि हमें मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस ऐसे यूनिट्स में करनी पड़ती है, इसलिए हम ऐसे यूनिट की बात करते हैं। ऐसे यूनिट में अगर एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं ना, देखो डिफाइन कैसे करना है एंगल को, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। जब जब एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है, whenever angle is measured in radian, it is defined as the ratio of arc to the radius। ये कंडीशनल है बेटा डेफिनेशन। इसमें कंडीशन क्या है कि एंगल को अगर हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं, अगर हम एंगल को रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो ये डेफिनेशन वैलिड है। अगर आप एंगल को किसी और यूनिट में लिखोगे, सॉरी, अगर एंगल को किसी और यूनिट में लिखेंगे तो हम उसको आर्क बाय रेडियस नहीं बोलते हैं। सो थीटा इन रेडियन इज आर्क बाय रेडियस। ठीक है, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। और इस फिगर के हिसाब से इट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय, चाहे ओ ए लिखो चाहे ओ बी लिखो। ठीक है, ये एंगल की डेफिनेशन है। सो इन फ्यूचर कभी भी एंगल की बात होगी, एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। बट ये चीज याद रखना, एंगल आपके पास रेडियन में अगर मेजर करोगे तो डिग्री में नहीं। मैं कुछ एग्जांपल्स देके बेटा ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, इतना फिगर में ये जो लिखा है ये समझ में आ गया ना आपको। सो लेट मी सेव दिस। तो देखिए, अगर मैं पूरा सर्कल कोई ले लूं, मान लो एक बॉडी ने पूरा सर्कल घूम लिया, तो सर्कल घूम लिया तो कितनी आर्क ट्रेवल की, मतलब अब यही डायग्राम इमेजिन करो कि ए बी पूरा घूम के वापस आ गया ए पे। फॉर ए कंप्लीट सर्कल आर्क कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, और रेडियस अगर आर है तभी बोलेंगे ना ऐसा। तो यही डेफिनेशन अगर यूज करें फॉर ए कंप्लीट सर्कल,
थीटा होता है बेटा आर्क बाय रेडियस. So we say for a complete circle, theta equal to for a complete circle, arc is circumference. कंप्लीट हो गया. So that is equal to 2 pi r. इसलिए कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास थीटा कितना बन जाएगा 2 pi r डिवाइडेड बाय r. इस r और r को कट कर दें, बचा क्या 2 pi. लेकिन ध्यान देना इस चीज को 2 pi रेडियन. बेटा पूरे सर्कल का जो एंगल होता है जिसे 2 pi रेडियन बोलते हैं. इमेजिन करो ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और ये ऐसे घूम के एंगल ऐसे बन रहा है, ये सेंटर में बन रहा है ना एंगल, यहां बन रहा था थीटा. तो यहां अगर आप देखोगे ये तो 360 डिग्री बोलते थे इसको हम. कॉमन यूनिट क्या है इसका 360 डिग्री. तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा, जिसे आपने हमेशा याद रखना है. क्या कंक्लूजन है कि 2 पाई रेडियन जो होता है 2 पाई रेडियन ही 360 डिग्री होता है. 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो इसी के बेसिस पे देखो हम ये बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन is equal to 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री. पता चल गया बेटा कैसे? सिंपल यूनिटरी मेथड है. 2 पाई में अगर 360 है तो एक में कितने होंगे 360 बाय 2 पाई. और अगर आप यहाँ पाई का वैल्यू डाल दो, आप बोलोगे ये तो 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 डिग्री है. तो यहां से आपके पास ना एक रिजल्ट आएगा कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है. इतना नोट कर लें आप पहले. 1 डिग्री कितना होता है 57.3 रेडियन. ठीक है, कुछ पूछना है इसके रिलेटेड यू कैन आस्क. कोई भी पूछ सकता है, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं बेटा क्वेश्चन. नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आ गया समझ. चलते हैं फिर आगे. सो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया, क्या फॉर्मूला बना हमारे पास जिसे हम याद रखेंगे, जिसे हम यूज करेंगे फ्यूचर रेफरेंस में. तो एज ए रेफरेंस में यहां लिख देता हूं एक बार फिर से. द फॉर्मूला इज कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन है. तो 1 डिग्री कितना हुआ 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन. ठीक है, अब ये 2 बाय 360 तो 180 हुआ. सो ये आपके पास फॉर्मूला है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. से नोट कर लेना 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन. तो कभी आपको चेंज करनी है वैल्यू, जैसे आपके पास एंगल दिया है जी 30 डिग्री, तो उसे आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, वो पाई बाय 6 रेडियन आएगा. करके चेक कर लेना आप. अगर कोई एंगल दिया है 45 डिग्री, पाई बाय 4 आ जाएगा रेडियन में. अगर एंगल दिया है 60 डिग्री, 60 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा. अगर एंगल दिया है बेटा 90 डिग्री तो वो पाई बाय 2 रेडियन आएगा.
तो जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं ना, सिंपली ज्योमेट्री में भी काम आती है ये चीजें, हम बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब है π/2 रेडियन। राइट एंगल का मतलब है π/2 रेडियन। 45 डिग्री का मतलब है π/4 रेडियन। तो ये एंगल के डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं, एक और एक जो कंपल्शन है कि हमें तो एसआई में ही, आल्दो रेडियन कंफर्टेबल नहीं लगता हमें, बट वी डोंट हैव चॉइस कि हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखें, वैसा नहीं होता है। ठीक है, हमें फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। तो ये आपके पास एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इनफैक्ट लेट अस डू सम एक्सरसाइज जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इस एंगल की मेजरमेंट कैसे होगी, इस एंगल को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे दो। क्या क्वेश्चन था बेटा? ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर हैज रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक आर्क है हमारे पास, उस आर्क की लेंथ है पाई सेंटीमीटर, और एंगल जो बन रहा है वो बताना है हमें। रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। सो हाउ वी फाइंड एंगल? एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। तो आर्क टू रेडियस रेशियो निकालनी है। कितना है यहाँ पर आपके पास? रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस भी 6, रेडियस गिवन है 6, और ये देखिए रेडियस गिवन है 6, थोड़ा सा ये इमेज ब्लर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये है पाई सेंटीमीटर। सो हाउ वी डिफाइन दिस एंगल हेयर? कितने डिग्री कितने रेडियन ये बताना है। सो अगर मैं डिग्री में बताऊं, पहले तो हमें रेडियन में फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो डेफिनेशन है वो रेडियन के लिए वैलिड है, ये तो पता चला ना आपको। सो व्हाट वी राइट, थीटा क्या लिखूंगा, कितना है? थीटा विल बी इक्वल टू कौन सी पॉपअप होगी, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? क्वेश्चन के अलावा और बड़े सारी इमेजेस खुल गई। कितना होगा बेटा थीटा? आर्क बाय रेडियस पाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर, सो दैट इज बी इक्वल टू π/6। लेकिन ये भूलना नहीं, यहां आपको रेडियन लिखना है। थीटा कितना हुआ आपका? π/6 रेडियन। अब π/6 रेडियन कितने डिग्री होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ये फॉर्मूला सिंपली याद रखो, 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो जब 180 डिग्री आपका पाई रेडियन है, तो एक रेडियन कितना हो गया? एक रेडियन 180 बाई पाई। तो जब आपके पास आया π/6 रेडियन, इसको क्या लिखोगे? π/6 इंटू 180 बाई पाई, दिस पाई एंड पाई विल बी आउट। ठीक है, ये रेडियन में था, तो डिग्री में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, और ये वैसे भी आपको पता है कि 30 डिग्री ही π/6 होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी थोड़ा सा और खोल लेते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, व्हेन ए क्लॉक शोज 4 o'clock, ठीक है, किसी घड़ी में जब 4 बजते हैं, तो मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड के बीच में एंगल कितने डिग्री रेडियन दोनों लिखे हैं यहाँ। क्लॉक इज शोइंग 4 बजे हैं, जब घड़ी में जब 4 बजे होंगे तो एंगल कितना होगा बिटवीन क्लॉक्स हैंड एंड बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड? 4 बजे। सो आई विल गिव यू हिंट, ये देखिए आपके सामने पिक्चर है, 4 बजे है, बताओ थीटा कितना है?
कैसे कैलकुलेट करेंगे थीटा कितना है? लॉजिक है बेटा, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए आपको, इसके लिए कोई फिजिक्स नहीं चाहिए। पूरा जो आप पहले अटेम्प्ट मारो एक, कितना बोला? somebody saying 120 डिग्री, स्मृति 120 डिग्री बोल रही है। चलो एक दो को और ट्राई करने दो। 4 बजे कितना एंगल बन रहा है इन दोनों नीडल्स के बीच में? डिग्री में भी बताना और रेडियन में भी बताना। सिक्सटी डिग्री बोल रहा है हिमांशु। हिमांशु 3 बजे 90 डिग्री होता है बेटा, सोच ले खुद। 3 बजे 90 डिग्री होता है तो 4 बजे कम हो गया क्या? देखो ना, जब 3 बजेंगे तो ये और जेड किधर होगी? 3 बजे इस और जेड की डायरेक्शन ये होगी, तो ये एंगल तो 90 है, तो आगे गई तो एंगल बढ़ा कि कम हुआ? आप ये सोचो कि पूरे जो 12 घंटे हैं, 12 आवर्स है ना, 12 आवर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? 360 डिग्री को। समझ में आया कैसे? 12 घंटे जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर, मतलब पूरे 12 घंटे। अभी 12 बजे है, 360 डिग्री के बाद फिर 12 बजेंगे जैसे, सो 360 डिग्री इज रिप्रेजेंटिंग 12 आवर्स। तो 1 घंटा मतलब कितना हुआ? 1 आवर। अगर डिग्री में लिखना है, 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय, बोलो, 12 डिग्री। तो 1 आवर जो है कितने डिग्री हुआ? 30 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? मतलब जब 1 बजेगा तब एंगल कितना होगा इन दोनों नीडल्स के बीच में? ये 1 बजा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, सोचो 150, ये होता है ना 180। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 2/3 रेडियन। यस, देखो डिग्री में कितना आ जाएगा आपके पास? 4 बजे हैं तो थीटा आपके पास कितना आया? अगर आपको डिग्री में पता करना है, हर 1 घंटे में 30 डिग्री हो रहा है, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? 4 इंटू 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। लेकिन अगर मुझे रेडियन में पता करना है, थीटा 120 डिग्री है, रेडियन में कैसे लिखेंगे? हमारे पास है ना एक सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा? सर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो 120 डिग्री कितना हुआ? 120 को मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे मल्टीप्लाई? पाई बाय 180 से। समझ में नहीं आएगा तो अभी रोक लेना यहाँ, ये नहीं हो कि फाउंडेशन ही खराब हो जाए, आगे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी फिर। रेडियन, तो ये 12 और 18 है, इट विल बी 2 3, सो थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियन। यहाँ एक चीज और कंफर्म है कि 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 रेडियन होता है। आप में से जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है अभी, ठीक है? इसके बिना आगे नहीं चलेंगे हम। यस सर। समझ में आ गया? हर 1 घंटे में दोनों नीडल्स के बीच में 30 डिग्री एंगल कैसे बनता है वो पता चल गया बेटा। 30 बनेगा, 60 बनेगा, 90 बनेगा, तभी तो 12 घंटे में 360 बनेगा। ठीक है, क्लियर है या रिपीट करना है? आई थिंक इट इज डन। चलो फिर से आते हैं बेटा हम अपने उसमें जो चल रहा था हमारा। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एंगल के हिसाब से दे दिए थे। अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। हाउ वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री? कैन एनीबॉडी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री? बोलो।
So the purpose is trigonometry. Trigonometry. दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाए, ट्राइगनो एंड मेट्री. ट्राइगनो मीन्स ट्राइंगल, ग्रीक वर्ड है ट्राइंगल. मेट्री इज मेजर. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल और डिफरेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल को मेजर करना, किसी भी ट्राइंगल के पैरामीटर्स को स्टडी करना. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथ्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल. मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल नहीं होता बेटा, बिकॉज ट्राइंगल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. कैन यू मेजर द पेन? You cannot. You can measure the length of the pen. So what is the physical quantity जिसकी measurement करेंगे? Angle of the triangle या sides of the triangle. तो जब भी हम trigonometry की बात करते हैं, so measure of what? Measure of triangle नहीं, measure of angles of triangle. Sides or angles of triangle. Angles or sides of a triangle. This is trigonometry. In trigonometry, what is the purpose? We have a clear-cut specific aim in our mind that we have to study about different angles of a triangle. ठीक है. Let me make a triangle first here. एक triangle बनाते हैं. Right triangle बनाएंगे हम. ये जो रेशोज हैं, these trigonometric ratios बोलते हैं इनको. These are defined for a right angle triangle. जिनकी हम बात करते हैं trigonometric ratios की trigonometry में, they are defined for a right angle triangle. Suppose एक right angle triangle है मेरे पास. इस राइट एंगल ट्राइंगल में द एंगल हम लेने को कोई भी ले सकते हैं. एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, दूसरा हम ये लेते हैं जो बेस एंगल होता है, इज कॉल्ड एज द बेस एंगल. इस साइड को बेस बोलते हैं बेटा, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको अल्टीट्यूड बोलते हैं या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो पहली चीज जो माइंड में आती है ना, वो आती है अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. रेशियोज किसकी? रेशियोज इन साइड्स की रेशियोज. तो इन जनरल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. 6T रेशियोज बोलते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में T रेशियोज बोलते हैं. और ये क्या है? यहीं पे हमारे ऑप्शंस हैं. किसके ऑप्शंस? साइड्स की रेशियो के हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे. ठीक है. कभी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कभी बेस बाय परपेंडिकुलर, कभी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कभी बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं देखिए. वन इज साइन थीटा. इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा कॉस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ेंगे हम, पूरा डिटेल में जाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के. तो इट इज base by hypotenuse. Then we have tan theta. It is perpendicular by base. ये बेसिक रेशियोज है. बेसिक दो ही हैं, साइन और कॉस. बाकी सारी उन्हीं से बन जाएंगी. हमारे फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइन और कॉस से ही डील करते रहेंगे. ठीक है. लेकिन अगर साइन को रिवर्स कर दो तो उसे बोलते हैं कोसेक. कोसेक थीटा इज h by p, so obviously it is 1 by sine. Sec theta is h by b, it is 1 by cos, and cot theta is
बी बाई पी। बेटा इनकी कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, कौन सी वैल्यूज नहीं पॉसिबल हैं, वो तो हम देखेंगे। बट आज के लिए पहले क्या करते हैं, हम 3 एक्सप्रेशंस जो फिजिक्स में भी यूज होंगे, मैथ्स में भी आपको काम आएंगे, वो 3 एक्सप्रेशंस डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक आपको है तो सिंपल, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट समटाइम्स ना कंफ्यूजन हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है या टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम याद तो रखेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें पता भी होना चाहिए कि करना कैसे है, ताकि अगर कहीं भूल जाए तो 1 मिनट में कर भी लें। इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ट्राइंगल को कुछ नाम दे दो बेटा, ए बी एंड सी नाम दे दो चाहे। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, व्हाट विल गेट, we'll get that AB square plus AC square is equal to BC square, which means we can say P square plus B square is equal to H square। ठीक है बेटा, अब इसी पाइथागोरस थ्योरम से ना कुछ नहीं करना है, और इसी थ्योरम से आपको मैथमेटिकल रिलेशंस मिल जाते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इसकी दोनों साइड्स को डिवाइड करो बाय एच स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, बोथ साइड्स। अब कोई भी ऑपरेशन सिंगल साइड नहीं कर सकते, जब आप दोनों साइड्स को एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये बनेगा पी बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, पी बाय एच स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखो, P बाय एच तो हमारा साइन थीटा था, सो कैन वी राइट साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B बाय एच तो कॉस थीटा था, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, विच मीन्स बेटा साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इन द सिमिलर वे, अगर मैं जैसे यहां दोनों साइड्स को आपने एच स्क्वायर से डिवाइड करवाया, अभी अगर मैं दोनों साइड को बी स्क्वायर से डिवाइड करूं, सोचो, तो ये बनेगा पी बाय बी स्क्वायर, पी बाय बी स्क्वायर, बी बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच बाय बी स्क्वायर। समझ आ रहा है, अगर दोनों साइड, 3 ही तो ऑप्शन है हमारे पास, एक बार एच से डिवाइड कर लो, एक बार बी से डिवाइड कर लो, और एक बार पी से भी कर देंगे। तो यहां मैं बी से कर रहा हूं, इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, या सिंपली पी बाय बी स्क्वायर, पी बाय बी नहीं, सॉरी, एच बाय बी, एच बाय बी स्क्वायर। ये पी बाय बी क्या है, tan, सो हमारे पास यहां बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच बाय बी क्या है, देखो एच बाय बी सेक स्क्वायर थीटा है। अब क्या करना, 1 को तो यही रहने दो, पॉजिटिव है ना, उधर ले जाओगे तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, साइन को इधर लेना पड़ेगा, हम रेशियोज एक ही तरफ रखते हैं। तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला बेटा ये है, क्या है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। कैन यू मेक वन मोर फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ दिस, करके दो मुझे, और एक फॉर्मूला बनता है यहां, दैट इज ये बना सेक tan, कोसेक कॉट वाला भी बनेगा एक, बनाओ, सेव दिस,
कोसेक कॉट वाला फॉर्मूला क्या होगा? इसमें आपने दोनों साइड्स को इस बार पी स्क्वायर से डिवाइड करना है। Sir, cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. यस, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। पहला फॉर्मूला क्या बना था बेटा हमारा? मैं एक बार सारे ही लिखने अभी हमने। पहला फॉर्मूला हमारा बना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आपने क्या बनाया? क्या ये बनाया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा ये जो फॉर्मूले अभी लिखे, आल्दो फिजिक्स में आपको इनका ना बड़ा ज्यादा यूज नहीं लगेगा, स्पेशली दूसरा और तीसरा, बट हाँ बीच में आएगा न्यूमेरिकल्स में कभी कभी। ठीक है, मेनली हम इस फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस, ये तो मतलब एक तो है भी सिंपल और दूसरा ये तो बहुत बार ही मिलेगा आपको यूज करने के लिए। इसके अलावा बेटा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले बताऊंगा आज डायरेक्टली, जो आपने याद रखने होंगे। इतना पता चल गया ना? इन सारे फॉर्मूले में जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन कुछ बेटा इंटरनेट में प्रॉब्लम की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, परहैप्स इट इज कनेक्टेड। ठीक है, तो इन सारे एंगल्स में, इन सारे कैलकुलेशंस में जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। कुछ एंगल्स की वैल्यूज जैसे पर्टिकुलरली थीटा जब 60 होगा 30 होगा, वो हमें एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, लेट अस कम टू दैट। बेटा अगर बात करें साइन थीटा की, देखो एक टेबल आपने याद रखना है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से तो ये आपको याद होगा भी। इस टेबल में वी हैव फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, लाइक थीटा 0 होगा, डिग्री में ले रहा हूं मैं, जानबूझ के डिग्री में ले रहा हूं, आपने इसको
रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है एज पर रिक्वायरमेंट। फिर मैं थीटा लूंगा 30 डिग्री। अभी कुछ एडिशनल लूंगा जो आपने पहले यूज नहीं करी बट अभी यूज करनी है। 37 भी लूंगा, 45 भी लूंगा। मैं रैंडमली चूज नहीं कर रहा बेटा, मैं वो वैल्यूज चूज कर रहा हूं जो बड़ी यूजफुल लगेंगे आपको फिजिक्स में इन फ्यूचर। और 90 डिग्री भी ले लूंगा। ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों को 30, 45, 60, 90 तो पढ़ा होगा, 37 और इसकी बात हम कम करते हैं। ठीक है, बट आज के बाद करेंगे फिजिक्स में। ये गोल्डन ट्राइंगल का रूल बताऊंगा। अब इधर तो अगर मैंने थीटा ले लिया, एंगल ले लिया मैंने, एंड से दिस इज माय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में मैंने क्या ले लिए, एंगल्स ले लिए। सेकेंड रो में आई एम गोइंग टू टेक साइन ऑफ दीज एंगल्स। ठीक है, आई विल राइट साइन थीटा इन द सेकेंड रो। यू नो व्हाट इज साइन 0? आपके पास कॉपी पे क्या ये वैल्यूज लिख सकते हैं आप? जस्ट फिल अप दीज। खत्म करते हैं इसकी कहानी। ये लो जी, चलो साइन थीटा अभी और बनानी पड़ेगी। साइन थीटा की सारी वैल्यूज इधर डाल दूंगा, कॉस इधर और टैन इधर। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 37 थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, 1/2 होता है ना 0.5, ये होता है 3/5 विच इज 0.6, ये है 1/√2 विच इज 0.7, और ये है 4/5 विच इज 0.8। आप कैलकुलेशन करके देखो, 4/5 सॉरी 4/5। साइन 60 एवरीबडी नोज √3/2 0.8 होता है, एंड दिस इज 1। ठीक है, फिर यहीं से रिवर्स कर लो, ये वैल्यूज इधर से लिखना शुरू कर दो। 0, 1/2, देन 3/5, देन ये तो 1/√2 ही है, दिस इज 4/5, एंड दिस इज √3/2, दिस इज 1। ये किसकी वैल्यूज लिख ली? कॉस थीटा की। और टैन थीटा की वैल्यूज बेटा 0/1 तो 0 ही होगा, न्यूमरेटर में अगर 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो 0 ही आएगा। देन 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना आएगा? 1/√3। 3/5 4/5 विल बी 3/4, तो tan 37 3/4 होता है, ये 1 आएगा आपके पास। 3/4 मतलब 0.75, ये 1। फिर 3/5 0.6 नहीं, 4/5 डिवाइडेड बाय 4/3 सॉरी 4/3 होता है 1.33। फिर √3 कितना होता है? 1.7, और ये है इंफिनिटी। 1/0 इज इनफिनाइट। नाउ कैन यू मेक ए गेस कि ये जो वैल्यूज मैंने आपके लिए लिखी, इन वैल्यूज को अगर डेसिमल में लिखना हो तो कितना लिखेंगे? जैसे 1/2 कितना होता है? ठीक है, इफ आई राइट दीज वैल्यूज, तो ये वैल्यूज क्या आएंगी? क्योंकि हम डेसिमल में लिख के ना हम कुछ आइडिया बनाने वाले हैं यहां से।
ये वाली वैल्यूज तो हर किसी को पता है, बट इन वैल्यूज के बेसिस पे क्या आइडिया बनेगा वो हर किसी को नहीं पता है। देखो ये 0 है, ये है 0.5, है या नहीं है? 1/2 0.5 होता है। 3/5 कितना है? 0.6। 1/√2 कितना होता है? 0.7 होता है बेटा। 4/5 कितना होता है? 0.8। √3/2 0.85 होता है, और ये तो 1 आ गया सीधा ही। मतलब क्या कंक्लूजन निकाला कि जब थीटा 0 से 90 गया, साइन थीटा जो है वो 0 से बढ़ के 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.85 एंड देन 1। कॉस इसका उल्टा होगा, है ना? यहाँ कॉस की वैल्यू 1 है, फिर कम होके हो गई कितनी? 0.85, फिर कम होके 4/5 0.8 हो गई, फिर 0.7 हो गई, फिर 0.6 हो गई, फिर 0.5 हो गई, और फिर 0 हो गई। ये इन्फिनिटी है। √3 कितना होता है? 1.7। 4/3 कितना होता है? 1.33। 1 तो 1 नहीं है। 3/4 कितना है? 0.75। सो दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ऐसे 1/√3 फाइंड कर लो। ठीक है, साइन और टैन दोनों इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं। ये 0 से बढ़ के इन्फिनिटी तक चली जाती है, और ये 0 से बढ़ के 1 तक चली जाएगी जब थीटा हमारा 0 to 90 जाता है। ठीक है, इन वैल्यूज को लर्न कर लीजिए। विल प्ले विद दीज वैल्यूज। मैं आपको गोल्डन ट्राइंगल भी बता देता हूं चलते चलते। व्हाई वी कॉल इट एज ए गोल्डन ट्राइंगल। होती क्या है, और बनानी कैसे है? देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो बना ही लूंगा मैं। मुझे बताओ कि अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल बन रहा है, यहां बेटा एक आपने कोरिलेशन भी ढूंढो, कहां कहां वैल्यू सेम हो जाती है। लेट दिस एंगल इज 53 डिग्री। तो आपको पता है बेटा, अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो इसका बेस होता है 3, परपेंडिकुलर 4, और हाइपोटेन्यूज होता है 5। ये गोल्डन ट्रायंगल है। लेकिन अगर ये एंगल में 37 कर दूं, बाकी सारे एंगल्स आपने पहले बेटा देखे हैं, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज। अगर ये एंगल में 37 कर दूं तो क्या होगा पता है? इफ आई मेक इट एज 37 डिग्री, तो ये 3 और 4 इंटरचेंज हो जाते हैं। इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 3, ये 5 ही रहेगा। अब यहां से आप ना वेरिफिकेशन भी कर लेना सारे के सारे। व्हाट इज साइन 37? 3/5। एंड व्हाट इज कॉस 37? 4/5। व्हाट इज साइन 53? 4/5। 37 और 53 दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इतनी वैल्यूज आज कर लो। कल बात करेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की। मैंने अभी 90 तक बताया, 120, 150 वो कैसे डायरेक्टली फाइंड करने हैं। ऐसे तो सारी वैल्यूज याद नहीं रख सकते, वी हैव सम फॉर्मूलाज आल्सो। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग ये मान के चल लीजिए कि आज तो है ही है, कल भी ट्रिग्नोमेट्री ही चलेगी प्रोबेबली। ठीक है, फिर परसों हम थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम कैलकुलस पे आएंगे, ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इतना रखिए बेटा आज। थैंक यू वेरी मच।